बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बीए फोर्थ ईयर। उम्मीद है आप सारे लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। ये हमारा फोर्थ लेक्चर है पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड पे। और मुझे उम्मीद है कि आज के इस लेक्चर में हम इस एस्से का टेक्स्ट कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपने पिछले तीनों लेक्चर्स में से कोई लेक्चर मिस कर दिया है तो उसको लाजमी सुन लें। तीनों लेक्चर्स चैनल पे मौजूद हैं और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। चैनल को और वीडियोस को शेयर भी किया करें अपने क्लास फेलोज़ के साथ, फ्रेंड्स के साथ। और जो पिछला हमारा लेक्चर था उसमें ऐसे का जो पोर्शन हमने पढ़ा था उसमें एक तो लियाकत अली ख़ान साहब ने ये बताया कि जब आज़ादी किसी कौम को मिल जाती है तो फिर आज़ादी कुछ डिमांड्स करती है, कुछ तकाज़े होते हैं आज़ादी के जिन पे पूरा उतरना उस कौम के लिए ज़रूरी होता है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि एशियन जो नेशंस हैं, जो कंट्रीज़ हैं, ये बहुत बैकवर्ड रह गए हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में, बिकॉज़ ऑफ कॉलोनियलिज़म। और अब लियाकत अली ख़ान साहब ये चाहते हैं कि एशियन नेशंस, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी कौम जो कि एक एंशियंट कल्चर, एक एंशियंट फेथ रखने वाली कौम है, ये भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उसी तरह तरक्की करे जिस तरह वेस्टर्न वर्ल्ड ने पिछले कुछ सालों में की है। और आज का जो हम पोर्शन पढ़ेंगे जो कि इंशाल्लाह लास्ट इसका हिस्सा होगा, इसमें लियाकत अली ख़ान साहब ने वेस्टर्न वर्ल्ड से कुछ डिमांड्स की हैं, कुछ रिक्वेस्ट्स की हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड एशिया की और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की हेल्प करे इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन एजुकेशन एंड स्किल बिल्डिंग। तो देखते हैं कि क्या उन्होंने डिमांड्स वेस्टर्न वर्ल्ड के सामने रखी। For I sincerely believe that war and peace and progress and prosperity are all indivisible today. लियाकत अली ख़ान कहते हैं मैं आज इस बात पे बड़ा पुख्ता यकीन रखता हूँ कि जंग, अमन, तरक्की और खुशहाली ये सारी चीज़ें इंडिविजिबल हैं। इंडिविजिबल होता है इनसेपरेबल, जिनको अलग ना किया जा सके, डिवाइड ना किया जा सके। तो यानी ये सारी चीज़ें इकट्ठी चलती हैं। द इन्यूमरेबल मिलियंस ऑफ एशिया, एशिया के जो इन्यूमरेबल मिलियंस हैं यानी अनगिनत, इन्यूमरेबल होता है दैट कैन नॉट बी नंबर्ड, दैट कैन नॉट बी काउंटेड। तो ये अनगिनत जो या जिसको कहेंगे करोड़ों की तादाद में जो एशियन लोग हैं, एयर्स टू एंशियंट कल्चर्स एंड एंशियंट सिविलाइजेशन। एयर मैं इसको प्रोनाउंस कर रहा हूँ, एच की जो साउंड है वो प्रोनाउंस नहीं होगी। एयर्स हैं यानी वारिस हैं कदीम कल्चर्स के और कदीम सिविलाइजेशंस के ये लोग, आफ्टर सेंचुरीज़ ऑफ सप्रेशन, जिन्होंने सदियाँ गुजारी हैं सप्रेशन के अंडर। सप्रेशन कहते हैं डोमिनेशन को, गलबे, किसी के गलबे और दबाव के नीचे इन लोगों ने ज़िंदगी गुजारी है। कॉलोनियलिज़म के अंडर इन्होंने ज़िंदगी गुजारी है। यहाँ के लोगों ने इंटर्ड अपॉन न्यू एंड डायनेमिक फेस ऑफ नेशनलिज़म। आज ये एशियाई लोग जिन्होंने सदियाँ दबाव के अंदर ज़िंदगी गुजारी है, आज ये लोग एक नए फेज़ में, एक नए एरा में, एक नए ज़माने में कदम रख रहे हैं जो कि नेशनलिज़म का ज़माना है, यानी कौमियत का ज़माना है। ये नए नए कौमों के तौर पे सामने आ रहे हैं। तो ये बड़ा ज़माना जो है डायनामिक है। डायनामिक होता है तो कि बहुत जल्दी चेंज हो जाए, एक बड़ा चेंजिंग और बड़ा एनर्जेटिक ज़माना है विच इज़ चेंजिंग कलर्स एवरी सिंगल डे। रोज़ जो है वो चीज़ें नित नई ईजाद हो रही हैं, रोज़ चीज़ें बदल रही हैं। तो मोस्ट ऑफ देम वर अकस्टम टू लुकिंग एट द वेस्ट फ्राम द पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट पीपल्स। तो हमारे जो लोग थे, एशियन लोग, ज़्यादातर लोग इस बात के अकस्टम थे, इस बात के आदी थे कि वो वेस्ट की तरफ देखते थे फ्राम द पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट पीपल्स। अपने आप को वो सब्जेक्ट्स की जगह रखते थे। सब्जेक्ट होता है रियाया को कहते हैं, जिसके ऊपर रूल किया जाए। तो हमारे लोग अपने आप को ग़ुलाम और रियाया के तौर पे रख के वेस्ट की तरफ देखते थे और वेस्ट को अपना आका या मालिक या रूलर समझते थे। एंड कुड सी लिटल बियॉन्ड द लेस अट्रैक्टिव साइड ऑफ व्हाट टू देम वाज वेस्टर्न सिविलाइजेशन। और वो इसी को वेस्टर्न सिविलाइजेशन समझते थे कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन या वेस्टर्न कंट्रीज़ या वेस्टर्न पीपल, दे आर डोमिनेटिंग अस, दे आर रूलिंग अस। सिर्फ उनको ये चीज़ नज़र आती थी। इसके परे जो साइंटिफिक डेवलपमेंट वेस्ट में जारी थी उसकी तरफ हमारे लोगों ने कभी देखा ही नहीं था।
देयर न्यूली वॉर्न फ्रीडम हैज़ हाउएवर करेक्टेड देयर विजन। ये जो नई नई आज़ादी हमारे लोगों ने हासिल की है, इसने हमारे लोगों का जो विज़न है, जो नज़रिया है, जो देखने का अंदाज़ है, इसको करेक्ट कर दिया है, दुरुस्त कर दिया है। एंड दे आर बेटर एबल टू सी बोथ वेस्टर्न वर्ल्ड एंड देयर ओन सराउंडिंग्स इन देयर ट्रू पर्सपेक्टिव। और आज हमारे लोग इस बात के बेहतर काबिल हैं कि वो अपने इर्द गिर्द के माहौल को भी और वेस्टर्न कंट्रीज़ को भी पहले से ज़रा बेहतर अंदाज में देख सकें। While on the one hand they are filled with admiration at the sight of the progress and the advancement of civilization, जहाँ एक तरफ हमारे लोग बड़े फुल ऑफ एडमिरेशन हैं, यानी उनके जो है दिमाग में बड़ी तारीफ़ है वेस्टर्न सिविलाइजेशन के लिए, जो कि बड़ी जल्दी तरक्की कर रही है। लोग यानी कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन को देख के दे एनवी दैम, वो उस बात पे रश करते हैं कि कैसे उन्होंने तरक्की कर ली। लोग खुद भी चाहते हैं कि ऐसा करें। इन सच ग्रेट कंट्रीज़ एज़ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जैसा कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन में एडवांसमेंट हुई ख़ास तौर पे अमेरिका जैसे अजीम मुल्क में, तो हमारे लोग ये देख के दे आर फुल ऑफ एडमिरेशन। दे आर दे आर मोर इम्पेशेंट देन एवर बिफोर विद देयर ओन मिजरी एंड बैकवर्डनेस। तो हमारे लोग जो जो अब वेस्टर्न कंट्रीज़ की प्रोग्रेस को देख रहे हैं, तो इसके साथ साथ हमारे लोगों के अंदर इम्पेशंस पैदा हो रही है, बेसब्री पैदा हो रही है। दे आर बिकमिंग एंक्शस देन एवर बिफोर। इतने वो पहले बेसब्रे नहीं थे जितने अब हैं। विद देयर ओन मिजरी एंड बैकवर्डनेस, अपनी मिजरी, अपनी पुअर कंडीशन और अपनी जो बैकवर्डनेस है, अपनी जो पसमानदगी है, उसको देख देख के हमारे लोग मज़ीद बेसब्रे हो रहे हैं। दे वांट टू चेंज देमसेल्व्स। वो वेस्ट को देख के चाहते हैं कि हमारे लोग भी चाहते हैं कि ये तरक्की करें, ये अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बेहतर करें। तो अब हमारे लोगों के अंदर एक बेसब्री है, यानी कि दे वांट टू चेंज देयर कंडीशन and are keenly searching the horizon for the signs of a bright day। और हमारे लोग keenly with great zeal and zest vigorously, बड़े पुरजोश तरीके से searching the horizon, उफ़क़ में ढूंढ रहे हैं for the sign of a bright day। वो उफ़क़ पे नज़र रखते हैं, उफ़क़ पे एक नए दिन की रोशनी, एक रोशन दिन की जो है ना वो निशानियों को ढूंढ रहे हैं। क्या मतलब कि हमारे लोग चाहते हैं कि उन्हें कोई रास्ता दिखाई दे, उन्हें कोई रोशनी की किरण जो है, सूरज की कोई किरण दिखाई दे। और हमारे लोग काम करना चाहते हैं, अपने हालात बेहतर करना चाहते हैं, बट दे नीड गाइडेंस। हमारे लोगों को रहनुमाई की ज़रूरत है। दे आर एक्चुअली अवेयर ऑफ द ग्रेट कंट्रास्ट बिटवीन देयर ओन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। हमारे लोग बिल्कुल इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि कितना बड़ा कंट्रास्ट, कितना बड़ा तज़ाद, कितना बड़ा फ़र्क है हमारे मेयार ज़िंदगी में और वेस्टर्न लोगों के मेयार ज़िंदगी में। दिस डिसइक्विलिब्रियम इज़ इन मैनी वेज़ मोस्ट डिसक्वाइटिंग एंड हैज़ इन इट द सीड ऑफ अनप्रेडिक्टेबल अपहीवल्स। ये जो डिसइक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम बैलेंस को कहते हैं और डिसइक्विलिब्रियम इम्बैलेंस को कहेंगे, यानी अदम तवाज़न। ये जो माशरे में अदम तवाज़न है कि वेस्टर्न वर्ल्ड के लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है बहुत हाई है और हमारे लोगों का बहुत लो है, ये बड़ा डिसक्वाइटिंग है, यानी कि ये डिस्टर्बेंस पैदा करने वाला है। और इसके अंदर सीड्स हैं, बीज हैं ऑफ अनप्रिडिक्टेबल अपहीवल्स। अनप्रिडिक्टेबल होते हैं जिनकी तवक्को ना की जा सके, अनएक्सपेक्टेड अपहीवल्स डिस्ट्रप्शंस को कहते हैं। यानी अगर इस तरह के हालात रहे तो समझ लें ये इम्बैलेंस जो है ना एक तरह का बीज है। आगे ऐसे अपहीवल्स हो सकते हैं जिनकी हमें तवक्को नहीं है। यानी माशरे में जब भी इतनी बड़ी तफरीक होगी कि एक तबका बहुत आगे होगा, दूसरा बहुत पीछे होगा, तो फिर वहाँ पे डिस्ट्रप्शंस, वहाँ पे इंतशार फैलने का बहुत ख़तरा होता है। फॉर द सेक ऑफ वर्ल्ड पीस, फॉर द सेक ऑफ वर्ल्ड सिविलाइजेशन, एशिया मस्ट बी मेड स्टेबल। और मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में अमन के लिए और पूरी दुनिया की सिविलाइजेशन के लिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि एशिया को स्टेबल किया जाए, एशिया को मुस्तहकम और मजबूत बनाया जाए। बट इट कैन नॉट बी मेड स्टेबल अनलेस डिसकंटेंट इज़ रिमूव्ड। लेकिन तब तक एशिया स्टेबल नहीं हो सकता जब तक लोगों के अंदर से डिसकंटेंट, जो एक अदम इत्मीनान की कैफियत है, इसको ख़त्म ना किया जाए। एंड द जर्म्स ऑफ डिसरप्शन आर किल्ड बाय बेटर एंड क्लीनर लिविंग।
और जब तक ये जो डिसरप्शन के जो इंतशार के जरासीम हैं इनको मुकम्मल तौर पे ख़त्म ना किया जाए, लोगों को बेहतर ज़िंदगी दे के, which means no more and no less than enabling the people of Asia to enjoy the fullest advantage of freedom and democracy। इसका मतलब यह है कि हम एशिया के लोगों को कैसे बेहतर ज़िंदगी, बेहतर जो है हालात दे सकते हैं। हम इन लोगों को इस काबिल करें कि अपनी फ्रीडम, अपनी आज़ादी और डेमोक्रेसी के मुकम्मल जो एडवांटेजेस हैं उनको एंजॉय कर सकें। In this situation, we consider the role of Pakistan to be that of a stabilizing factor in a backward and discontented part of the world। इस जो है लिहाज से अगर हम देखें तो पाकिस्तान एक ऐसा स्टेबलाइजिंग फैक्टर है, यानी एक मुस्तहकम करने वाला एक अंसर है, एक फैक्टर है जो कि इस बैकवर्ड और डिसकंटेंटेड ख़ित्ते में अपना किरदार अदा कर सकता है। यानी अगर पाकिस्तान जो कि एक यूनिफाइड मुल्क है, अगर ये तरक्की में आगे निकलता है तो ये पूरे एशिया की तरक्की में और उसको इस्तेहकाम देने में बहुत इम्पोर्टेंट किरदार अदा कर सकेगा। वी होप टू बी एबल टू प्ले दिस रोल सक्सेसफुली बाय आवर स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड, इन डेमोक्रेसी एंड इन आवर ओन यूनिटी। हम ये किरदार यानी पूरी एशिया को मुस्तहकम बनाने वाला किरदार बड़ी अच्छी तरीके से जो है अदा कर सकते हैं, क्योंकि हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग फेथ है खुदा में, डेमोक्रेसी में और अपनी यूनिटी में। बाय द रिसोर्सेज ऑफ आवर लैंड्स एंड वाटर एंड बाय आवर विल टू वर्क, और हम अपने पूरे रिसोर्सेज को इस्तेमाल करेंगे जो हमारी ज़मीन में मौजूद हैं और अपने पानी के ज़खायर, और बाय आवर विल टू वर्क, और सबसे बढ़ के अपना जो इरादा है हमारा जो इरादा है काम करने का बेहतरी के लिए, इससे हम अपना किरदार अदा करेंगे एशिया को मुस्तहकम करने में। ऑन दीज पॉइंट्स पाकिस्तान स्टैंड्स फर्म, और ये जो बातें हैं, ये जो नुकात हैं, इन पे पाकिस्तान बिल्कुल फर्म खड़ा है, बिल्कुल यूनिफाइड खड़ा है और डिटर्मिन्ड खड़ा है, बिल्कुल पक्का खड़ा है। What however is the role of the western world in this situation? ताम इस सिचुएशन में मगरबी दुनिया का क्या किरदार है? It is to demonstrate that true democracy is international in its very conception। ये बात ज़रूरी है जो डिमॉन्स्ट्रेट करना, प्रूव करना, साबित करना, दिखाना that true democracy is international in its very conception, कि जो असली डेमोक्रेसी का कंसेप्शन है, जो आइडिया है, वो एक इंटरनेशनल है। ये डेमोक्रेसी कोई नेशनल और कौमियत परस्ती का नाम नहीं है। डेमोक्रेसी इंटरनेशनल होती है, पूरी दुनिया में जमहूरी इक़दार को फ़रोग़ देना। एंड डज़ नॉट शर्क इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर द मेंटेनेंस ऑफ वर्ल्ड पीस। शर्क होता है टू अवॉइड, टू इग्नोर, किसी चीज़ से दूर भागना, अपने जो फ़राइज़ हैं उनसे जान छुड़ाना। तो डेमोक्रेसी कभी भी अपनी इस ज़िम्मेदारी से जान नहीं छुड़ा सकती। कौन सी ज़िम्मेदारी? फॉर द मेंटेनेंस ऑफ वर्ल्ड पीस, दुनिया में अमन लाने की ज़िम्मेदारी। तो डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक कौमों का ये फ़र्ज़ बनता है कि पूरी दुनिया में बेहतरी लाएँ, पूरी दुनिया में अमन लाएँ। दैट इट डिस्चार्जेस दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय डिफाइंग नॉट ओनली दिस और दैट पर्टिकुलर एग्रेसर। और ये बात साबित करना ज़रूरी है कि डेमोक्रेसी डिस्चार्ज करती है, यानी परफॉर्म करती है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी ज़िम्मेदारी कैसे पूरी करती है? बाय डिफाइंग नॉट ओनली दिस और दैट पर्टिकुलर एग्रेसर। सिर्फ डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ ये नहीं करते कि इस एग्रेसर को या उस एग्रेसर को डिफ़ाई करें। डिफ़ाई होता है किसी को डिसओबे करना, किसी के अगेंस्ट जाना, किसी की मुखालफत करना। किस डेमोक्रेटिक कंट्री का काम सिर्फ ये नहीं है कि किसी एक मखसूस एग्रेसर के ख़िलाफ़ जाएंगे, जी हम किसी एक दुश्मन के ख़िलाफ़ वर्जी के ख़िलाफ़ हम लड़ेंगे। ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स का काम नहीं होता। बट एग्रेशन एवरीवेयर। डेमोक्रेटिक कौमों का और डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ का काम होता है कि जिधर भी जुल्म हो, जिधर भी जबर हो, जिधर भी एग्रेशन हो, हर तरफ उसका मुकाबला किया जाए, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। एंड दैट इट हैज़ अ कंस्ट्रक्टिव एंड नॉट मेरली अ डिफाइंट आउटलुक। और ये बात साबित करना भी बड़ा ज़रूरी है कि डेमोक्रेसी का जो एक नज़रिया, एक विज़न होता है, वो बड़ा कंस्ट्रक्टिव होता है, तामीरी होता है। डेमोक्रेसी सबकी भलाई के लिए मस्बत काम करने का नाम है, ना कि एक डिफाइंट आउटलुक का नाम है। डिफाइंट कहते हैं ऐसा नज़रिया, ऐसी सोच जो कि दूसरों के को अपोज़ करे, दूसरों को डिफ़ाई करे, दूसरों के मुखालिफ जाए। तो डेमोक्रेसी का मकसद असल में, जो डेमोक्रेसी की रूह है, वो किसी के ख़िलाफ़ जाना नहीं है, बल्कि
तामीरी काम करना है सबके लिए। We conceive the role of the Western world to be the enlightened one, of sharing its great fund of knowledge, skill and experience with those who are denied their opportunities. तो हमारा जो कंसेप्शन है, हमारा जो तसव्वुर है, हम जिस तरह कंसीव करते हैं, हम ज़रा सोचते हैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन को, तो हमारा तसव्वुर तो ये है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन बड़ी इनलाइटेंड है, बड़ी एजुकेटेड है और ये शेयर करेगी अपना एक्सपीरियंस, अपना नॉलेज और अपनी स्किल उन लोगों के साथ जिनके जो अपॉर्चुनिटीज़ थे, जिनके जो मौक़े थे उनको डिनाई कर दिया गया। यानी हमारे लोगों के जो मौक़े थे वो उनसे छीन लिए गए सीखने के मौक़े। तो अब हम चाहते हैं ये जो महरूम लोग हैं हमारे, इनको वेस्टर्न सिविलाइजेशन इनके साथ अपना इल्म, अपने जो टेक्नोलॉजी है, अपना एक्सपीरियंस और स्किल है, ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन हमारे लोगों के साथ शेयर करे। बट हु कंस्टिट्यूट अ मेजर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन एंड विदाउट हुज प्रोग्रेस द वर्ल्ड वुड लिम्प along only one leg if at all। तो हमारे लोग अगरचे इन्हें मौका नहीं मिला तरक्की का, लेकिन वो कंस्टिट्यूट अ मेजर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, लेकिन फिर भी हमारे लोग दुनिया की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं। एंड विदाउट हुज प्रोग्रेस द वर्ल्ड विल लिम्प अलॉन्ग ओनली वन लेग। और अगर एशिया और बरसगीर के लोग तरक्की नहीं करते तो पूरी दुनिया समझो फिर एक टांग पे लड़खड़ा के चलेगी। लिम्प कहते हैं, हॉबल का वर्ड भी यूज़ होता है, स्टैगर का वर्ड भी यूज़ होता है, लड़खड़ाना। एक टांग समझे दुनिया की जो है वो कमज़ोर रह जाएगी, यानी दुनिया का एक हिस्सा, एक बड़ी आबादी अगर ये पीछे रह जाएगी तो पूरी दुनिया फिर कभी भी बैलेंस्ड प्रोग्रेस नहीं कर सकती। I have met many liberal-minded and thoughtful men in your country to whom these are the only aims worth pursuing in the domain of international affairs today। मैं बहुत सारे ओपन माइंडेड और लिबरल थॉट के जो लोग हैं आपके मुल्क के, अमेरिका के, उनसे मैं मिला हूँ और जिनके मुताबिक वाक़तन यही वो मकासद हैं जो भी मैंने बयान किए हैं कि सबकी हेल्प करना, सबके साथ अपना एक्सपीरियंस स्किल शेयर करना, सारे लोगों के लिए तामीरी काम करना, यही वो मकासद होने चाहिए इंटरनेशनल अफेयर्स में जो कि वर्थ परसुइंग है। वर्थ परसुइंग का मतलब है जिनको फॉलो करना जो है वो किसी काम का है या जो फॉलो करने के काबिल हैं। यानी अगर कोई मकासद हैं दुनियावी अफेयर्स में, वर्ल्ड अफेयर्स में, तो वो यही हैं सबसे इम्पोर्टेंट मामलात के सब लोगों की भलाई के लिए काम किया जाए और ख़ास तौर पे उन लोगों की भलाई के लिए काम किया जाए जो कि किसी लिहाज से पीछे रह गए हैं, पसमानदा हैं। I am certain therefore that the vast majority of your people regard the emergence of democracy of Pakistan, its progress and future development as of great importance in Asia। मैं इस बात पे यकीन रखता हूँ, I am certain, कि आपकी जो majority of your people, जो आपकी लोगों की जो majority है वो पाकिस्तान की emergence को, पाकिस्तान के ज़हूर को और पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को, पाकिस्तान की तरक्की और डेवलपमेंट को वो एशिया के हवाले से बड़ा अहम समझते हैं। और आप यानी आपके लोग, अमेरिका के लोग ये बात समझते हैं कि पाकिस्तान अगर तरक्की करेगा तो एशिया तरक्की करेगा। एंड दे आर कन्विंस्ड, और ये आपके लोग इस बात पे कायल हैं, मुतमईन हैं, दैट पाकिस्तान स्ट्रेंथ विल बी अ हैप्पी ऑगरी फॉर पीस। अगर पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क बनता है तो इट विल बी अ हैप्पी ऑगरी, अ गुड ओमेन, एक अच्छा शगुन होगा पूरी दुनिया में अमन के लिए। यानी पाकिस्तान अगर मजबूत हो जाता है तो पाकिस्तान अमन में अपना किरदार अदा कर सकेगा। An American statesman pointed out the other day the great similarity of the beginnings of Pakistan with the early days of America। एक अमेरिका के ही एक सियासतदान ने कुछ दिन पहले पॉइंट आउट किया, इस तरफ मुझे जो है वो इशारा दिया कि पाकिस्तान के जो आगाज़ के दिन हैं वो और अमेरिका के जो आगाज़ के दिन थे वो बड़े आपस में सिमिलर हैं। of how America began mainly as an agricultural country just as Pakistan is today। किस तरह अमेरिका एक ज़री मुल्क के तौर पे सामने आया था जिस तरह आज पाकिस्तान है। and of how both struggled successfully to free themselves of foreign rule।
और किस तरह दोनों ममालिक जो हैं वो बैरूनी हुक्मरानी से उन्होंने अपने आप को आज़ादी दिलाई. एज़ योर बिलीफ इन इंडिविजुअल इंटरप्राइज एंड इन सिविल लिबर्टीज़ has led you to great heights both as a productive and as a democratic country, so we hope that our country too, by following the same path and by believing in moral values, will shorten the period between its emergence as a peaceful stable democracy and its emergence as a prosperous state. जिस तरह आप का जो यकीन था इंडिविजुअल इंटरप्राइज पे यानी फ़र्द वाहिद की एफ़र्ट्स पे और जो सिविल लिबर्टी पे यानी शहरी आज़ादी पे, इसने आपको हाइट्स पे पहुंचाया है प्रोडक्टिव मुल्क के तौर पे और डेमोक्रेटिक मुल्क के तौर पे. यानी डेमोक्रेसी में भी आप बहुत आगे हैं और प्रोडक्शन में भी आप बहुत आगे हैं. इसी तरह हमें भी उम्मीद है कि हम लोग भी जो हैं जो कि अभी एक पीसफुल स्टेबल डेमोक्रेसी के तौर पे सामने आए हैं, जल्द ही थोड़ा वक्त लगेगा हम भी एक प्रॉस्परस कंट्री के तौर पे प्रॉस्परस स्टेट के तौर पे सामने आएंगे. इन ऑर्डर दैट और कोऑपरेशन विद द पीस लविंग नेशंस ऑफ द वर्ल्ड विच वी आर मोस्ट डिज़ायरस टू प्रमोट शुड हैव वेट एंड सब्सटेंस. ताकि इन ऑर्डर का मतलब है सो दैट, ताकि हमारी जो कोऑपरेशन है, हमारा जो तावन है पीस लविंग, जो अमन पसंद कौमें हैं दुनिया की, उनके साथ हमारा जो तावन है, हमारे जो कोऑपरेशन और पार्टिसिपेशन है, वी आर ऑफ विच वी आर मोस्ट डिज़ायरस टू प्रमोट, जो कि हम खुद बड़े ख्वाहिश रखते हैं कि हम अपनी कोऑपरेशन रखें पूरी दुनिया में अमन पसंद मुल्कों के साथ. शुड हैव वेट एंड सब्सटेंस. अगर हम खुशहाल मुल्क होंगे तो हमारी कोऑपरेशन जो है, हमारा जो तावन है, उसका कोई वज़न होगा, उसकी कोई वैल्यू होगी, उसकी कोई इम्पोर्टेंस होगी. एंड वी शुड बी enabled बाय प्रिजर्विंग और लिबर्टी एंड बाय अपलिफ्टिंग और मैसेज टू मेक और फुल कंट्रीब्यूशन टू द सिक्योरिटी एंड हैप्पीनेस ऑफ मैनकाइंड. और जब हम एक आज़ाद मुल्क बनेंगे, अपनी आज़ादी को महफूज रखेंगे और अपलिफ्ट करेंगे, बुलंद करेंगे अपने मैसेज को, अपनी आवाम को, उनकी मेयार ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे, तो हम इस काबिल हो जाएंगे टू मेक अ फुल कंट्रीब्यूशन टू द सिक्योरिटी एंड हैप्पीनेस ऑफ मैनकाइंड, कि हम इंसानों के तहफ़्फ़ुज़ और इंसानों की खुशी के लिए अपना पूरा कंट्रीब्यूशन देने के काबिल हों. यानी सबसे पहले ज़रूरी है कि हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, प्रोडक्शन में हम तरक्की करें. जब हम माशी तौर पे मजबूत बन जाएंगे तो फिर हमारा जो कंट्रीब्यूशन है पूरी दुनिया में अमन के लिए, फिर उसकी कोई वैल्यू होगी. जब एक मुल्क माशी तौर पे खुशहाल होता है तो फिर उस मुल्क की राय जो है वो बड़ी मैटर करती है. मे आई लीव दिस थाट विद यू टुडे. ये वो ख्यालात है जो मैं चाहता हूँ आपके साथ छोड़ के जाऊँ. दिस एंड द हार्टफुल ग्रेटिट्यूड ऑफ वन whom you have honored as the servant of our democratic and determined people. और इसके साथ साथ मैं शुक्रिया भी, हार्टफुल ग्रेटिट्यूड यानी तहे दिल से मशकूर भी हूँ आपका कि आपने मुझे इज़्ज़त दी. मैं जो कि एक जमहूरी और मुस्तहकम और पुख्ता इरादा रखने वाली कौम का एक ग़ुलाम हूँ, आपने मुझे इज़्ज़त दी. बाय योर जनरस जेस्चर ऑफ काइंडनेस एंड एस्टीम. आपने ये जो मेहरबानी और इज़्ज़त का जेस्चर दिया है, इसका जो मुज़ाहरा किया है, यू हैव ऑलमोस्ट रिलीव्ड मी ऑफ द प्लेजेंट टास्क. आपने तकरीबन मेरा जो वो काम था उसमें मुझे बहुत बड़ा रिलीफ़ दिया है. मुझे अब ये इस बात की तसल्ली है कि जो मैं काम करने आया था वो मैंने कर लिया है. विच आई कैम हेयर टू परफॉर्म. जो मैं यहाँ करने आया था वो क्या था, नेमली टू ब्रिंग पाकिस्तान एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्लोज़र टुगेदर. मैं चाहता था कि पाकिस्तान और अमेरिका को करीब तर लाऊं इन द नेम ऑफ ह्यूमैनिटी, इंसानियत की खातिर, एंड वर्ल्ड पीस और पूरी दुनिया में अमन की खातिर. मैं चाहता था पाकिस्तान और अमेरिका एक दूसरे के करीब आएँ और मुझे उम्मीद है मैंने अपना वो काम सरअंजाम दे दिया है. जी, तो ये था पाकिस्तान इन द मॉडर्न वर्ल्ड. वीडियो आज काफ़ी लेंथी हो गई है लेकिन हमने क्योंकि इसको कंप्लीट करना था, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे. अभी अगर आपके इस लेक्चर के हवाले से कोई राय है, कोई क्वेश्चंस हैं, कोई सजेशंस हैं, तो वो आप कमेंट्स में दे सकते हैं, कमेंट्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.